चले कैलकुलेटर्स पकड़े, अब क्या निकलवा देंगे मुझे आप? क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट करें जी बाकी। एक मिनट दो, जस्ट जिन्होंने किया हुआ जस्ट एक मिनट जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिल गए साथ पर? जी एनीबडी ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज? नोबडी इज ऑनलाइन स्टूडेंट, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। यहाँ तक मिल गए सारे? जी बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट आएगी 357, 432 माइनस माइनस, ये तो पता नहीं कहाँ से शुरू करना आप, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट से। नेक्स्ट कॉलम में 48.41 और टोटल हो जाएगा 405.41। अब टोटल को आप ये रोज में भी कर सकते हैं और वर्टिकल फॉर्म में भी शायद ब्रॉड डाउन से, आइदर ऑफ द वे दोनों केसेस में मैच होना चाहिए। ओके सर, कंप्लीटेड है। देन सर इसके बाद फाइनली दोबारा सुनना है पहले, इकट्ठे सारे। देन बेटा जिस तरह स्टार्ट में ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का ओपनिंग लिखा था, ये क्या होती है जी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस किए बगैर जो एसेट की अमाउंट है, चाहे वो कॉस्ट है या फेयर वैल्यू है, उसको ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कहते हैं विदाउट डिडक्टिंग। तो जिस तरह ऊपर आपने ओपनिंग से शुरू किया था, इस तरह एंड में अब आपने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का क्लोजिंग जरा प्रेजेंट करवाना है। एक मिनट ठहरे, पहले ये समझने में क्या चाह रहा हूँ। अपने दोबारा लेजर्स देखें जरा, ये 357 और ये 48.41 ये क्या लिखा अभी आपने? नहीं क्लोजिंग तो ये भी क्लोजिंग ही लिख रहा हूँ, ये WDVs लिखी है हमने। अब आपसे ग्रॉस कह रहा हूँ, तो बिल्डिंग का लेजर देखें 2016 का, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पता है आपको बिल्डिंग की? 378 की बात हो रही है यार। ये डेप्रिसिएशन लेस करने से पहले या बाद में? ये लेस करने से पहले है, तो ये ग्रॉस है लेकिन क्लोजिंग है। इस तरह इक्विपमेंट के लेजर में जाएं 2016 में, व्हाट इज द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट? 60। कैलकुलेटर पकड़ें, दोनों का सम करवाएं प्लीज, सम करवाएं। 438 टोटल आ गया, डन है। पेशेंस दिखाएं। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस के लेजर्स में से, रिस्पेक्टिव लेजर्स में से क्लोजिंग ढूंढ के बताएं प्लीज, ढूंढ के बताएं। 21 एंड दोनों का सम कर दें। 32.59। आखिरी स्टेप बोर्ड पे देखें, क्या इन दोनों का आपस में अगर माइनस किया जाए तो वही क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट आ जानी चाहिए। कर दें सॉल्व जरा। 357 वर्किंग कर रहे हैं आप प्लीज। 48.41 एंड 405.41। तो पहले जो क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट आई है उसे फाइनली हमने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके दोबारा शायद सॉर्ट ऑफ रिकंसाइल कर दिया। अब कर लें ये टेबल पूरा। 12 लेनी कंफ्यूजन इन द फिगर्स जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा ये 378, 60 ये ग्रॉस फिगर्स हैं यार, ना करिए यार। ये 378 और 60 में से क्या ऑलरेडी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस हुई भी? ये 378 और 60 आ कहां से रहा है?
तो ये 378 और 60 क्या है? क्लोजिंग क्या? ग्रॉस का मतलब तो दोबारा लेस तो नहीं किया यार, एक ही दफा लेस किया है। ठीक है यार, क्या ठीक है? वही मैंने क्या कहा, रिपीट कर देंगे? नहीं, ये फिगर लास्ट आई कैसे है? तो फिगर्स रिपीट करेंगे जरा। 357 फॉर एग्जांपल कैसे है? तो 378 में 21 लेस तो नहीं ना था यार? नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, आप आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये 378 कहाँ से फिगर आई है? किस लेजर में से आई है? बिल्डिंग का लेजर जब हमने पहले बनाया था तो वो सेपरेट बना हुआ है क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन से या डब्ल्यूडीवी पे बना हुआ है? तो सेपरेट का मतलब उसमें से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस नहीं है, और अगर आप क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। ऊपर पहले कैरिंग अमाउंट 357 कैसे बनाई हमने? रुक जाए सर जी, रुक जाए, ये तो गेम ही खराब हुई हुई। ये जो इस लाइन, ये जो लाइन है, ये फिगर्स कैसे आई हैं? नहीं, 357, 48.41, 405.41, ये कहां से आई हैं? ये किस लेजर से फिगर्स आई हैं? ये किसी लेजर से फिगर्स नहीं है, ये कहां से फिगर्स आई हैं? ये आपके कैलकुलेटर से आई हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसने बताया। ये आपके कैलकुलेटर पे आई थी। आपके कैलकुलेटर पे ये फिगर कहां से आई है? सॉल्व कैसे की है आपने ये? नहीं नहीं, लेजर नहीं देखा यार, खुदा का नाम नहीं देखा। और सर बेटा यकीन माने ये फिगर्स किसी लेजर से नहीं देखी आपने। ये आपने कैसे देखी है? एक मिनट कैलकुलेटर पकड़े। ये आपने 432 लिखा था, कहाँ कहाँ लिखा था? हमने तो कोई नहीं लिखा, तो ये इस वजह से हो रहा है। अब हमने 432 लिखा है कैलकुलेटर पर, उसके नीचे 54 माइनस किया है, उसके नीचे नजर ही कुछ नहीं आ रहा है, आ रहा है 21 माइनस किया है। तो ये एक जादुई फिगर कैलकुलेटर पे आई है। तो ओपनिंग कैरिंग अमाउंट से कैलकुलेशन करके आपने क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर ली है। देन उसके बाद मैंने आपसे ये कहा है कि क्या कैरिंग अमाउंट बनाने का एक तरीका ये भी है, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट बनाने का एक तरीका ये भी है कि हम ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का क्लोजिंग ले लें और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। तो ये फिगर्स पे सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट फिगर कहाँ से आई है? ये फिर आपने लेजर से उठाई है और आखिरी फिगर फिर कैलकुलेटर पे आई है। ये जो फिगर्स हैं 357, 48, चाहे यहां हो या एंड में हो, ये किस लेजर से फिगर्स आई हैं? ये आपके किसी लेजर से फिगर्स नहीं आई हैं। आपके जो लेजर्स हैं उनमें सेपरेट लेजर पे क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बने हुए हैं। तो ये फिगर्स हमने कैलकुलेट की हैं। ऊपर जो मैंने सर्कल लगाया ये कैलकुलेट आपने किया ओपनिंग डब्ल्यूडीवी से क्लोजिंग बनाई है, और नीचे जो फिगर मैंने लिखी है ये क्लोजिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट से क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस करके आई है। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूं। ये ठीक है मिस्टर, सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट सर, ये आप क्लियर हो गए प्लीज? ये आप क्वेश्चन की तरह रिक्वायरमेंट करनी देखिए कि हम क्या बना रहे हैं। पेज नंबर 17 जरा ढूंढे। अगर नोट्स रिक्वायर्ड हो तो आपने क्या क्या बनाना होता है में से नंबर 1 अभी क्या बन रहा है? स्केड्यूल वर्ड ज़हन में रख के वापस एक सेकंड आए। क्या हमें क्वेश्चन में कंपैरेटिव तो नहीं बनाना है? अभी हमने सिर्फ किस साल का ये स्केड्यूल बनाया है, अब आप किस साल का भी क्या ही बनाने लगे हैं? ये सेम स्केड्यूल अब आप दोबारा बनाने लगे हैं, और आप किस साल के एंगल से बनाएंगे? 2015 के एंगल से दोबारा फिर कौन कौन से कॉलम बनेंगे? बिल्डिंग का बनेगा, इक्विपमेंट का बनेगा, और अगर एक से ज्यादा क्लासेस हैं तो टोटल भी बनेगा। क्या वंस अगेन आप ये टेबल बोर्ड से देख के बनाएंगे? हरगिज नहीं। कहां से यकीनन हेल्प लेंगे?
और कहाँ से देखेंगे? टेबल अब आपने जो पहले बना लिया है, हेडिंग्स आप वहीं से हेल्प लेंगे, और फिगर्स अब आप कहाँ से ढूंढेंगे? अपने 2015 के लेजर से ढूंढेंगे। क्या आप दोबारा बोर्ड से देख के बिल्डिंग के स्पेलिंग लिखेंगे? क्या इक्विपमेंट के स्पेलिंग भी ढूंढेंगे? और हद ये तो नहीं कि टोटल भी बोर्ड से देख, लेकिन कम से कम बोर्ड से देख के लिख लीजिएगा। लेकिन उसके बाद मैं इसलिए रुक रहा हूँ, 5 मिनट मैं इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि अब इंडिविजुअली आप फिगर्स हेडिंग्स के साथ लिख रहे हैं। ये प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह गेम एक दफा आपके हाथ से गुजर गई तो इंशाल्लाह याद होना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज 5 मिनट्स आपके पास है, सब लोग ट्राई करें, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी। कंप्लीट साइलेंस, इंडिविजुअली करें। बड़ा ज्यादती कर रहे हैं यार आप। मेरा ख्याल है कि अब आप चाहते हैं कि कोई एक आध एक्सपेरिमेंट बाहर निकालने का किसी को हो जाए। एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स भी मिक्स हो जाते हैं, तो प्लीज जरूर ट्राई करें। ये मौसम साहब अगर बनाना चाहते हैं आप बना लेंगे, उसके आगे बना लो। तो अगर कोई बोर्ड से देख रहा है तो जिस तरह मैंने बनाया, ये हरगिज कोई तरीका नहीं है बनाने का। जिस तरह आप बना रहे हैं वैसे ही बनाना। अगर कोई बोर्ड पे देख रहा है तो यूजलेस है, नजर कुछ नहीं आ रहा जो नजर आने वाली चीज है। व्हाट इज द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड? हर हेडिंग लिखें और उसकी फिगर्स ढूंढें।
नहीं, जो फिगर्स हैं उनको उठा के लिख रहे हैं। क्या जो पहले डेप्रिसिएशन आ गई हुई है उसमें सबकी डेप्रिसिएशन नहीं है, आपने टोटल लिखनी है। सर जी वो तो फिर डिस्पोजल की भी माइनस करनी चाहिए थी। एडिशन अलहदा नहीं है, एडिशन की अलहदा एंट्री है ना विदाउट डेप्रिसिएशन, बाद में डेप्रिसिएशन की अलहदा वर्किंग है। अब इस वक्त आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, वो हो गई है, आपने जस्ट फिगर्स प्लेस करनी, जो कैलकुलेशन थी वो हमने कर ली है। जी सर इंतजार कर रहे हैं बोर्ड पे आने का या कुछ लिख रहे हैं? वाइंड अप करें जी, बस 1 मिनट और है। बिस्मिल्लाह पढ़ें, अभी तक बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ी, अगर पढ़ ली तो अल्हम्दुलिल्लाह कर लें। फिर जब चीजें रिपीट हो रही हो तो फिर कोशिश करना कंपलसरी है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कहाँ तक पहुंचे? जी डियर फ्रेंड्स, लास्ट लाइंस वाले हो गया बेटा कंप्लीट? यस में एसेट्स के कॉलम बने हुए हैं, तो एसेट डेबिट क्रेडिट के एंगल से सोच रहे हैं आप। जी जो लोग कर रहे हैं जरा कंप्लीट करके बताएं जरा करें। फॉर्मेट कंप्लीट करें जी प्लीज, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट के बाद एंड में बिल्कुल वैसे जैसे मैं गया था। कौन कौन अभी लिख रहा है प्लीज, चले कंप्लीट करें। बेटा जाने दे, मैंने हरगिज ये नहीं कहा है प्लीज, मैंने हरगिज ये नहीं कहा है प्लीज, ये मेरे पे इल्जामात हैं जो लग रहे हैं। मैंने आपसे ये सब कुछ लेके, 1 मिनट छोड़ें जी सब कुछ, प्लीज 1 मिनट छोड़ें जी। मैंने ये कॉलम्स बनाते हुए आपको क्या कहा है कि ओपनिंग कैरिंग डब्ल्यूडीवी से अब क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बनानी है। आप 1 सेकंड के लिए अपने जेहन में, बल्कि जेहन में अल्लाह करे आ जाता हूँ, मैं क्या कहता रहता हूँ तो नहीं आता भी कि नहीं। अजफर एंड कंपनी कल आपने एक मुझे लेजर ढूंढ के दिखाया था, ढूंढने जरा दोबारा सवाल। कभी आपने जिंदगी में एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे मेरे साथ बनाया है यार?
ढूंढे ट्रांसफर इन कंपनी। छोड़ दें प्लीज, छोड़ दें, साथ वाले को प्लीज छोड़ दें। अगर कोई नया एसेट खरीदेंगे और एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे बन रहा होगा, ढूंढे वहां कहीं है डेबिट साइड पे, इसे डब्ल्यूडीवी पे रिकॉर्ड कर लेंगे। एसेट अकाउंट अगर बना रहे हैं आप डब्ल्यूडीवी पे, तो नया एसेट भी डब्ल्यूडीवी पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ब्रॉड सारी फिगर आप देख के बताएं, ब्रॉड डाउन डब्ल्यूडीवी होगी। एसेट अकाउंट अगर डब्ल्यूडीवी पे बन रहा है तो ब्रॉड डाउन डब्ल्यूडीवी होगी, हमारी भी है, हमारी भी ओपनिंग है, एडिशन कॉस्ट पे ही होगी। क्रेडिट साइड देखें, डिस्पोजल कॉस्ट पे होगी या डब्ल्यूडीवी पे होगी? डब्ल्यूडीवी पे होगी, और यहां भी होगी। डेप्रिसिएशन होगी फिर वो एसेट अकाउंट में ही होगी। रिवैल्यूएशन सरप्लस भी डब्ल्यूडीवी पे होगा। जाने दे यार खुदा की, अगर बिल्डिंग रिवैल्यू ही है और सरप्लस है और एसेट अकाउंट आप डब्ल्यूडीवी बना रहे हैं, तो एंट्री क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? सरप्लस है, क्या एंट्री करेंगे? बिल्डिंग डेबिट सरप्लस क्रेडिट, वो तो बाद में डेप्रिशिएट अलग करेंगे। सरप्लस एज इट इज आएगा, लॉस आया तो क्या करेंगे? लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट एज इट इज करेंगे, चाहे एसेट अकाउंट सेपरेट हो या डब्ल्यूडीवी पे हो। एक आखिरी चीज, एलिमिनेशन वाली एंट्री फिर करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उसकी जरूरत ही नहीं है। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ हर चीज डब्ल्यूडीवी पे आनी है? मैं क्या कह रहा हूँ कि डब्ल्यूडीवी का लेजर बन रहा है, डब्ल्यूडीवी पे लेजर बन रहा है। इन अदर वर्ड, जो डब्ल्यूडीवी के लेजर में चीजें आती हैं वो यहाँ उस तरह से प्रेजेंट होंगी। तो प्लीज एसेट किस पे आना है? जिस पे खरीदा है, बाद में उसकी डेप्रिसिएशन अलग चार्ज होनी है। ये फिगर्स कहाँ से देख के लिख रहे हैं हम? अपने जहन में जो सेपरेट लेजर्स बने हुए हैं उनको डब्ल्यूडीवी में कन्वर्ट करके सोच रहे हैं। ठीक है, सेपरेट इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि वो जरा ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, हमें ग्रॉस फिगर्स भी रिक्वायर्ड होती हैं। तो सेपरेट इसलिए ही जरूरत रहती है कि ग्रॉस फिगर्स भी चाहिए, लेकिन ग्रॉस से जब नेट आ जाएंगे तो आगे प्लीज फिर फिगर्स जिस तरह एसेट के डब्ल्यूडीवी के लेजर में होती हैं वैसे प्रेजेंट कर देंगे। आप प्लीज क्लियर है जी? ये प्लीज ओके है सर? ये कहाँ तक पहुंचे नहीं? अब आप यहाँ तक आ गए सारे? ये देख लीजिए, मेरे साथ फिगर जरा मैच करना है, तो मेरी फिगर्स अगर गलत है तो काइंडली बता दो। नहीं, काइंडली कंपेयर कर लेना भैया, जिन लोगों ने लिखा हुआ है प्लीज बता दो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके फिगर्स ओके हैं प्लीज? आप ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का क्लोजिंग बताएं। ये कहाँ से देख के बता रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल सही है। कितना बता रहे हैं? नहीं बेटा, ये कौन सा लेजर देखे जा रहे हैं? 2015 है यार, आप 16 देख रहे हैं बेटा। बिल्डिंग का यार क्या हो गया? प्लीज बिल्डिंग का 2015 का क्लोजिंग, इक्विपमेंट का क्लोजिंग, कैलकुलेटर पे टोटल, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की फिगर्स 10.96, 34.96, और फाइनल जो फिगर्स हैं ये कैसे हैं आप लोगों की? कैलकुलेट की आप लोगों ने 432। एक आखिरी सवाल प्लीज, बोर्ड पे एक सेकंड देखें। ये बहरहाल बात अंडरस्टूड है कि चाहे आप एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे बताएं या सेपरेट लेजर्स बना रहे हो, तो फाइनली डब्ल्यूडीवी क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट दोनों केसेस में सेम ही होगी। हमने सवाल ही नहीं सुना। क्या ये अंडरस्टूड बात है कि एसेट अकाउंट चाहे डब्ल्यूडीवी पे बने और सीडी निकाल लिए जाए, और या सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एंड एसेट बन रहे हो और उनकी सेपरेट फिगर्स को आपस में नेट ऑफ करना है? तो क्या ये अंडरस्टूड बात है कि डब्ल्यूडीवीज वही होंगी? तो ये असल में एंड में वो हो रहा है, आखिर में फिगर्स किससे मैच हुई हैं? उस डब्ल्यूडीवी से जो एक कंबाइंड लेजर की थी, बाद में हमने सेपरेट लेजर से भी उसे रिकनसाइल कर लिया। ओके मर्स, कैसेट की डब्ल्यूडीवी वही होगी चाहे सेपरेट लेजर्स बने हो या एसेट अकाउंट के अंदर ही डेप्रिसिएशन आ रहे हैं। डब्ल्यूडीवी बड़ा वही है, इसलिए फिगर्स मैच करती हैं।
और अगर ये फिगर्स मैच ना करें तो उसकी क्या रीजन है? हमारी को गलती होगी, तो वो मिस्टेक हुई होगी। तो पहले यहां तक आते आते मैंने एसेट अकाउंट को WDV पे जहन में रख के वर्किंग की है, और एंड में आते हुए क्या किया, यहाँ आते हुए क्या किया है, सेपरेट लेजर्स की फिगर्स उठाई हैं और उनको आपस में नेट ऑफ किया है। तो फिगर्स मैच होना कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है, ऐसे होना चाहिए हमेशा, अनलेस हमने कहीं कोई मिस्टेक कर दी। ठीक है सर, चलें चला नेक्स्ट क्वेश्चन में और फर्दर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी शायद हमारी नोट्स की बहस खत्म नहीं हुई है। पेज नंबर 17 पर जाए। फिलहाल हमने स्केड्यूल बना लिया है कंपैरेटिव 16 और 15 का। अब आपने वहां से पढ़ते रहना है, उसी तरतीब में हमें अभी बाकी डिस्क्लोजर भी बनाने हैं, लेकिन हमारा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही था। इसके बाद जो फाइनल आगे फिगर्स हैं उस पर इंशाल्लाह हमें लिखते हुए टाइम नहीं लगेगा, तो बताते हैं तरतीब से चलते रहे। नेक्स्ट क्या लिखा नजर आ रहा है? अब जहाँ ये खत्म हुआ है आपका स्केड्यूल, उसके फौरन बाद लिखना शुरू करते हैं आप आगे। बल्कि एक सेकंड, जरा एक सेकंड। एसेट्स अभी भी बिल्डिंग एक है और इक्विपमेंट है, कॉलम्स बना लें जरा। मेजरमेंट बेसिस का मीनिंग क्या है? तो पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 5 पे अप्लाई हो रही हैं चीजें। तो मेजरमेंट बेसिस ऑफ बिल्डिंग क्या है? सवाल से पता चल रहा है यार, नहीं स्ट्रेट बेटा, ये मेजरमेंट बेसिस मेथड नहीं है यार। मेजरमेंट बेसिस मींस बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल है और इक्विपमेंट के लिए कॉस्ट मॉडल है। ये हमने अज्यूम किया है, ये सवाल में लिखा है। जज़ाकल्लाह यार, अगर सवाल में लिखा तो देखा कि नहीं, वहां से बोर्ड से देख के लिखना शुरू हो गए। पेज नंबर 17 लिंक रखिएगा, याद होनी चाहिए चीजें साथ साथ। मेजरमेंट बेसिस के बाद क्या ढूंढना होता है? जहां यूजफुल लाइफ अवेलेबल है वहां यूजफुल लाइफ लिख दें, और जहां रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वहां रेट लिख दें। तो यूजफुल लाइफ बिल्डिंग की अगर देखेंगे आप तो यूजफुल लाइफ है, और इक्विपमेंट अगर आप देखेंगे तो उसका रेट है। बिल्डिंग की लाइफ बताएं। अच्छा, ये आपने टोटल लाइफ ही बतानी होती है? डेफिनेटली शायद रिवैल्यूएशन के बाद रिमेनिंग लाइफ्स वो नहीं, बस एक दफा टोटल लाइफ जो है तो 20 ईयर्स, और इक्विपमेंट में लाइफ की जगह 10% रेट दिया हुआ है। लिखते रहें चलें साथ साथ। ये सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन से मिला करेगी, बस आपने जहन में रखना है प्रैक्टिस करके कि ये लिखना है। देन बेटा पेज नंबर 17 पे यूजफुल लाइफ और रेट के बाद क्या हेडिंग है? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये मुझे तो लग रहा है आपकी बुक में पेज नंबर 17 है ही नहीं, देख तो नहीं रहे लेकिन। What is the method of depreciation of building? स्ट्रेट लाइन एंड इक्विपमेंट के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस। देन उसके बाद अगर सीक्वेंस में चला जाए तो मेरा ख्याल है डिटेल ऑफ डिस्पोजल लिखा हुआ है। हमारे इस क्वेश्चन में कोई डिस्पोजल हुई है वैसे, लेकिन डिस्पोजल बेटा सिर्फ शायद इक्विपमेंट में है। तो आ जाए यहाँ तक, आ जाए जरा। डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट की क्या डिटेल देनी होती है वो भी मेरे साथ जरा, मेरे साथ लिख लें जरा। एक नेक्स्ट हेडिंग लिखना जरा, डिटेल ऑफ डिस्पोजल। बस अब ये टेबल कंप्लीट है, टेबल के अंदर नहीं है क्योंकि बिल्डिंग और इक्विपमेंट दोनों में नहीं है। डिटेल ऑफ डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। ये प्लीज अगर इकट्ठे हो गए तो बता दीजिएगा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गए यहाँ तक कंप्लीट?
जी रेडी है जी? ये जरा काइंडली जरा फिगर्स ढूंढ दें पहले, जरा मुझे अपने लेजर्स में जाए जरा। नहीं, इसमें क्या क्या ढूंढना होता है, फिगर्स अवेलेबल तो हैं लेकिन सुन ले मेरे से जरा। ये पहले मैं जरा लिख दूं जरा। सबसे पहले आपने डिस्पोजल की ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ढूंढनी है। क्या मतलब इस बात का? अगर कॉस्ट मॉडल वाला एसेट बेचा है तो कॉस्ट ढूंढनी है, और अगर 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 रिवैल्यूएशन मॉडल वाला एसेट है तो फेयर वैल्यू ढूंढनी है। तो बताएं, आपका जो एसेट डिस्पोज हुआ है वो कॉस्ट मॉडल पे था या, और उसकी कॉस्ट 25 थी, मिलियंस में फिगर्स है। ठहर एक मिनट पूरा करवा। देन फिर इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या थी ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल? 5.76। कैलकुलेटर पकड़ें दोबारा। देयरफॉर इसकी कैरिंग अमाउंट या डब्ल्यूडीवी क्या थी? 19.24। ठहर जाए। देन उसके बाद बेटा कुछ फिगर्स हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हो तो वो भी फिर शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोजर में बतानी है। अपना जरा एक सेकंड क्वेश्चन देखें। इस इक्विपमेंट को कितने पे बेचा था ये बताया नहीं हुआ था, तो अगर बताया हो सवाल में तो फिर आपने सेल प्रोसीड्स लिखनी है, लेकिन यहाँ क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए मैंने नॉट अवेलेबल वर्ड्स लिख दिए। लिख इसलिए रहा हूँ ताकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी आए तो याद रहे कि ये भी बताना है। डन है? प्लीज दो तीन बातें और मैं कर दूं, एक दफा फिर नोट कर लीजिएगा। देन उसके बाद फिर आपने कल भी शायद मैंने एक वर्ड बोला था, मोड ऑफ डिस्पोजल बताना है कि बेचा कैसे है। कोई भी अगर आप फैक्ट्रीज, आप डेफिनेटली बिजनेसेस और फैक्ट्रीज की बात हो रही है, तो चीजें बेचते हुए ये भी हो सकता है कि एज अ सेलर आप बायर के साथ बस बैठ के निगोशिएट कर लें, मैं कितने की बेचूंगा वो उतने की खरीदेगा, और निगोशिएटेड प्राइस पे फाइनल हो जाए। लेकिन चीजें बेचने के लिए समटाइम ये भी होता है कि आप अखबार में कोई ऐड देते हैं पहले, और जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स उन्हें बुला लेते हैं और अपनी चीज की बोली लगवा के भी बेचते हैं, उसे फिर टेंडर बोला जाता है। तो निगोशिएशन भी हो सकती है, टेंडरिंग भी हो सकती है, समटाइम्स ऑक्शंस वगैरह भी हो सकती हैं। तो मोड ऑफ डिस्पोजल का मतलब किस तरीके से बेचा है। अब हमारे सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं इसकी भी, तो देयरफॉर ये भी नॉट अवेलेबल है। ठीक है, मीन्स उसे अगर क्वेश्चन में बताया हो कि निगोशिएशन करके बेचा है तो आगे क्या लिख देता मैं कि निगोशिएशन हुई है, टेंडरिंग हुई है, ऑक्शन हुई है, जो भी हुआ है वो हम लिख देते हैं। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया? नॉट अवेलेबल। फाइनली पर्टिकुलर्स ऑफ बायर भी बताने होते हैं। अगर हम बेच रहे हैं तो हम सेलर हैं या बायर हैं? हम सेलर हैं। जो हमसे खरीद रहा है उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये चीजें भी एक्सप्लेन करनी होती हैं। असल में ये सारी फॉर्मेलिटीज की वजह ये है कि कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स की होती है, ये तो सबको पता है। लेकिन शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे सारे शेयर होल्डर्स रोज अपनी कंपनी चलाने ऑफिस नहीं आते। शेयर होल्डर्स कंपनी चलाने के लिए अपने बिहाफ पे कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं। तो कंपनी है किसकी? शेयर होल्डर्स की। लेकिन वो कंपनी को रन करता है, कंपनी को रन करने के लिए शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स होते हैं। अब ये सारे डिसीजंस किसको बेचना है, कैसे बेचना है, ये डायरेक्टर्स ने किए होते हैं। तो शेयर होल्डर्स को देयरफॉर हमने बताना ये है कि उनके बिहाफ पे डायरेक्टर्स ने अगर कोई चीजें बेची हैं तो किसको बेची हैं, कैसे बेची हैं। समटाइम डायरेक्टर्स क्या करते हैं, तो वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ही जो शेयर होल्ड या कंपनी की जो चीजें होती हैं वो पर्सनली भी परचेज करना शुरू कर देते हैं, और फिर डिसाइड ये कर लेते हैं कि हम डब्ल्यूडीवी पे ही खरीदा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल खास तौर पर गाड़ियां वगैरह जो कंपनी की होती हैं वो डब्ल्यूडीवी पे ही खरीद लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, डब्ल्यूडीवी पे ही खरीद लेते हैं, रादर देन कि उसे मार्केट में जाके मार्केट वैल्यू पे बेचा जाए। अपने बेनिफिट के लिए डब्ल्यूडीवी पे खरीद लेते हैं ताकि कंपनी का गेन खत्म हो जाए, क्योंकि इसका फायदा फिर पर्सनली किसको हो रहा होता है। तो हम अकाउंटेंट्स का काम ये है कि शेयर होल्डर्स को सब कुछ बता दें, ताकि शेयर होल्डर्स, फिर एनुअली मीटिंग्स होती हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स की, तो फिर शेयर होल्डर्स मीटिंग्स में आते हैं और डायरेक्टर साहिबान से पूछ लेंगे कि भाईजान ये चीज़ें हमारी थी, किसको बेच दी हैं, कैसे बेच दी हैं, बिजनेस हमारा है, चीज़ें खुद ही इधर उधर लेके जाई जा रहे हैं। तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये कंपनी लॉ में भी कुछ है, कुछ स्टैंडर्ड्स में भी हैं। ये सारे डिस्क्लोजर देने का मकसद ये है कि शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी की मैक्सिमम पिक्चर सारी सामने मिल जाए। ठीक है सर? तो बहरहाल पर्टिकुलर बायर का मीनिंग क्या है
कि व्हाट इज द नेम ऑफ बायर और उसका एड्रेस क्या है। फिर अगर एक और भी चीज़ है, लेकिन अभी शायद F2 में ही है, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। फिर ये भी होता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ उस बायर का कोई रिलेशनशिप तो नहीं है। डायरेक्टर समटाइम क्या करते हैं, खुद खरीदने की बजाय अपने किसी रिलेटिव के नाम पे खरीद लेते हैं। तो फिर ये भी बताना होता है कि डायरेक्टर्स का कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, तो ताकि ये भी कम से कम शेयर होल्डर्स को पता चले कि ठीक है, इन्होंने खुद तो अपना नाम आगे नहीं किया, लेकिन अपने को जानने वालों को ही कहीं बिजनेस के एसेट्स तो नहीं बेचनी है। ठीक है, तो कंपनी है किसकी, उसको रन कौन कर रहा है। तो फिर डायरेक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी भी शेयर होल्डर्स को इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो कर सके। ठीक है, हमारे इस केस में बहरहाल ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये चीज़ें अवेलेबल हों तो आई होप कि आप मुझे नेक्स्ट टाइम याद करवा देंगे कि डिस्पोजल के अगेंस्ट क्या क्या लिखना होता है। तो बस ये चीज़ें अवेलेबल जो होती, अगर अवेलेबल हो तो लिखनी है, तो लिखते हुए जरा बोल लें ताकि थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें याद हो जाए। साथ वाले के साथ ना बोल लें, मैंने ये नहीं कहा है कि साथ वाले के साथ जरा बांटने शुरू कर लें। ये जो लिखा है इसको काइंडली जरा हेडिंग्स को बोलते हुए जरा। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी अब्दुलरहमान साहब, हमने वो बेटा चीज़ें लिखनी है जो स्टैंडर्ड्स में और लॉ में रिक्वायर्ड है। तो जो चीज़ आप कह रहे हैं ये लिखनी नहीं है, ये वैसे ही कैलकुलेट हो सकती है अगर कैरिंग अमाउंट पता चल जाए और सेल प्रोसीड्स पता चल जाए। तो डेफिनेटली बहुत कुछ और भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं पेज नंबर 17 पे डिस्क्लोजर्स के एंगल से, ये सब डिफाइंड है। तो ये अपनी तरफ से डिस्क्लोजर्स नहीं है, तो जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है वो आपके सामने आ रही है। ये मोड ऑफ डिस्पोजल के बेटा की दो एग्जांपल्स लिखने। मोड ऑफ डिस्पोजल का मतलब होता है बेचा कैसे है, तो बेचने का तरीका निगोशिएशन भी हो सकता है। टेंडरिंग, ऑप्शन, इस तरह कुछ एग्जांपल्स लिखने। ठीक है, जरा एग्जांपल के तौर पे लिखना, फिर जो भी हमारी सिचुएशन में हुआ करेगा वो इंशाल्लाह लिखेंगे। ये एक साहब में से सवाल ये पूछ रहे हैं, चले नोट कर ले, मेरे ख्याल आप सबसे सवाल पूछता हूँ। जिस कॉन्फिडेंस से मेरे सामने ये सवाल आ रहा है, अल्लाह ताला आपके इस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखे। लेकिन पहले सवाल सुन लें, अल्लाह करे इस पे आमीन ना ही बनता हो। ये क्वेश्चन की जरा लास्ट लाइन सामने रखेंगे, लिख लिया आप लोगों ने। फिर कहा यह जा रहा है कि सेल प्रोसीड्स 25 अवेलेबल तो हैं, मैं नॉट अवेलेबल लिखी जा रहा हूं। और ये सवाल 1 2 3 4 5 दफा मेरे सामने आया। जिस भाई ने पूछा है ये, उन्हें, उस भाई को खदशा ये है कि कहीं हमारा सवाल गलत ना हो जाए। ये सर, ये नॉट अवेलेबल जहां आपने लिखा है सेल प्रोसीड के सामने, वहां 25 लिखे सर। अब बेटा यार खुदा का नाम लो यार, कोई 26 तो नहीं लिखवाना चाह रहा सर। ये पॉइंट पढ़ के बताएं कि आपको पता है कितने का बेचा है। 25 वाला बेचा है यार, 25 का ही बेचा है। कितने वाला कितने का बेचा है, तो 25 क्या है, तो 25 ही सेल प्रोसीड्स भी हैं। तो बेटा इंशाल्लाह कल लिख लेंगे यार, अभी रहने दो। जी आप दोबारा पेज नंबर 17 कंसिडरेट प्लीज। कहां तक, जरा लिस्ट पढ़ दें जरा, कौन कौन से डिस्क्लोजर्स आपने बनवा दी मुझे। स्केड्यूल बनवा दिए,
क्लास में से कोई एक बोल दे सबकी तरफ से हो रहा है जल्दी से, तो एक बस खत्म कर दे तो सबकी तरफ से हो जाना। प्लीज अपना अपना प्लीज पेज नंबर 17 चेक तो करें, बुक में है ही नहीं मुझे लग रहा। स्केड्यूल, measure on basis, useful life, देन सर फाइनली आ जाए जरा। फिर रिवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर भी हमारे हैं विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग। तो आ जाए जरा नेक्स्ट हेडिंग लिखें, वहीं पहुंच गए ना अब हम। तो फाइनली आ गया डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। मैं बार बार एक ही बात रोज क्लास में आके करता हूँ, मकसद मेरा आपको खुदा ना खासा तंग करना हरगिज नहीं है, लेकिन ये चीजें बहुत संजीदा हैं, मजबूरी है, रोज अपने आप को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना कंपलसरी है। एग्जामिनर बहुत ज्यादा टफ पेपर बनता है ये। एग्जामिनर अज्यूम करता है कि नौजवानों ने पूरा सेशन पढ़ के पेपर देने आए हैं, नौजवान पढ़ के पेपर देने आए हैं। ये अजम्पशन गलत तो नहीं एग्जामिनर की? अज्यूम यही करता है। बाकी सिचुएशन हमारे सामने अल्लाह ना करे उस वक्त खुल के आए जब बहुत देर हो जाए, तो मजबूरी है पेज नंबर 17 अब खोलना ही है। रिवैल्यूएशन का फर्स्ट डिस्क्लोजर क्या होता है? अपने सवाल में आके बताएं व्हाट इज द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। अब डेट ऑफ रिवैल्यूएशन तो दो हैं यहाँ, और अगर एक से ज्यादा हो तो सिर्फ कौन सी डेट बतानी है? एक इंग्लिश में बड़ा सेंटेंस आ जाएगा यार, द लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन, द लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2016। ये चीजें मुश्किल होपफुली नहीं है, लेकिन याद होंगी तभी आप लिख पाएंगे। सेकंड डिस्क्लोजर बता दें अपने वर्ड्स में क्या होता है। रिवेलियर का बताना होता है और उसकी इंडिपेंडेंस बतानी होती है, उसका नाम बताना होता है। आए क्वेश्चन में पढ़ के देखते हैं जरा, सिंपल एक सेंटेंस एज इट इज ही बन जाएगा। द रिवेल्यूशन वाज परफॉर्म बाय, ये सेंटेंस आप क्वेश्चन में से देख रहे हैं शायद। द रिवेल्यूशन वाज परफॉर्म बाय एक्यूरेट वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड, an independent firm of ऐसे ही इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। नंबर 3 जरा थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करना, कोई नहीं नंबर 3 तक आ जाए, नंबर 3 फिर डिस्कस करते हैं। आप लोग नंबर 2 तक लिख लें। जी चल रहे हैं जी ऑनलाइन स्टूडेंट साहब। जी शुरू करूं थर्ड। थर्ड में बेटा सेंटेंस जरा पढ़ना जरा पेज 17 पे। सो लिखा है फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। हमारे इस क्वेश्चन में कौन कौन सी क्लास रिवैल्यू हुई है? बस एक ही है, इसलिए हमारा वो मसला नहीं, हर क्लास वाला मसला नहीं, सिर्फ बिल्डिंग का ही है। हमने बताना ये है कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल की बजाय कॉस्ट मॉडल ही यूज होता तो बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट कैसे आती। शॉर्ट वर्ड्स में पॉइंट नंबर 3 लिखें जरा, कैरिंग अमाउंट if cost model is used। बिल्डिंग पे बहस हो रही है। अब हमने ये बताना है कि इसी बिल्डिंग की
कैरिंग अमाउंट क्या होती अगर मॉडल किसकी बजाय कौन सा होता? एक सेकंड के लिए बस ये देख के, जहां तक मैंने लिखा है वापस से अपने स्केड्यूल्स में जाए। स्केड्यूल्स में जाएं, बिल्डिंग की 2016 की, बिल्डिंग की 2016 की मुझे कैरिंग अमाउंट बताई जा सकती है? प्लीज ट्राई करें, मत डरे, खुदा के लिए मत डरे। हम देख ही नहीं रहे तो हमने डरना, हमें किसी चीज का डर है? प्लीज, कैरिंग अमाउंट बिल्डिंग 357 के अलावा कोई फिगर नहीं है। कैरिंग अमाउंट कह रहा हूं तो ग्रॉस की बात कर रहा हूं या नेट की बात कर रहा हूं? कैरिंग अमाउंट डब्ल्यूडीवी की बात कर रहा हूं। 357 2015 में आए, 2015 में बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट तो ये आ तो गई कैरिंग अमाउंट, हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं? ये किस मॉडल से बनी हुई है? हम क्या करने चाह रहे हैं? कॉस्ट मॉडल में क्या होता है? हर साल रिवैल्यूएशन होती है? कितने साल बाद रिवैल्यूएशन होती है? रिवैल्यूएशन होती ही नहीं है। पेज 22 पे है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने बेटा जो कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइंड आउट करनी है उसका तरीका सिंपल सा ये है कि अब हमने इग्नोर कर देना है कि अगर बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन ना होती और बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल पे रहती तो उसकी कैरिंग अमाउंट रिस्पेक्टिव ईयर्स में क्या होती। मीन्स उसे 0.1 में है। बिल्डिंग कितने की खरीदी थी? ये 450 क्या है? कॉस्ट है। इसकी लाइफ क्या थी? 20 इयर्स। अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो कैलकुलेटर पकड़े जरा, 450 लिखें कैलकुलेटर में। लाइफ क्या है? मेथड क्या है? 450 डिवाइड बाय 20। क्या हर साल 22.5 ही डेप्रिसिएशन रहती है? नो नो नो, जज्बाती हो रहे हैं। नेक्स्ट ईयर जाके रिमेनिंग लाइफ गिनते। और यार गिनी है यार, गिनी है। वो तो रिवैल्यूएशन मॉडल है इसलिए गिनी है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता और कॉस्ट मॉडल होता तो डेप्रिसिएशन पर एनम सेम ही रहनी थी। रिमेनिंग लाइफ अभी तक आपको क्या पता है कब गिनते हैं? और अगर कॉस्ट मॉडल है तो 22.5 मिलियन की डेप्रिसिएशन किस साल से शुरू होनी है? दोबारा सवाल देखें, 14 से शुरू होनी थी। तो अगर हमने 15 की कॉस्ट मॉडल की कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो 2 साल की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। और अगर 16 की करनी है, 14 की बहस मैंने इसलिए नहीं की है क्योंकि हमारा क्वेश्चन में 16 और 15 के एंगल से वर्किंग रिक्वायर्ड है। 2 सालों की बहस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कंपैरेटिव भी रिक्वायर्ड है। तो अगर कॉस्ट मॉडल पे हमारी बिल्डिंग होती तो फिगर्स कुछ इस तरह से आ रही होती, 16 एंड 15। अगर 1 मिनट और पेशेंस दिखाएं और बात पूरी करने दें जरा। बिल्डिंग अगर कॉस्ट मॉडल पे होती तो 16 या 15 से चलना शुरू कर लेते हैं, आसान है। कॉस्ट बता दें जरा, माइनस 22.5 कैसे बनाया? 450 डिवाइड बाय 20। 1 साल की लेस होती है 2 सालों की? 15 के एंड तक अगर आगे हैं, फर्स्ट ईयर कौन सा था? 14। एक्यूमुलेटेड लेस होना, अब हम कैरिंग अमाउंट्स की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों किया है? 14 और 15 की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। 1 मिनट हट जाए। और यही वर्किंग अगर आप 2016 के एंगल से कर रहे हो तो 450 माइनस 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 सालों की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस हो जानी। डन है सर? लिखें और फिगर सॉल्व कर लो। ये 1 क्यों नहीं किया मल्टीप्लाइड बाय 1? वो 14 की फिगर आ जानी थी तो उसकी रिक्वायर्ड नहीं है। 16 कंपैरेटिव, 15 की वर्किंग होनी है। डन है सर? हर साल लाइफ गिनते हैं, कल तो गिनवा रहे थे यार। ये ठीक है बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो कॉस्ट माइनस
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है इन केस एसेट कॉस्ट मॉडल पे हो। अब पर एनम डेप्रिसिएशन बन रही है 20 ईयर्स की बेस पे 22.5, 15 तक आते आते 15 के एंड तक आते आते तो 2 साल गुजर गए हैं, 14 और 15, और 16 तक आते आते 3 सालों की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो जानी थी। ये हो गई फिगर सॉल्व, आंसर बताइएगा जी। 16 में फिगर आएगी 382.5 एंड 405 जी। ठीक है बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन है? वापस जाएं, क्लास डिस्क्लोजर रह गया। हेडिंग लिखें चेंज इन रिवॉल्यूशन सरप्लस। Change in revaluation surplus. चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस का सोचते हुए पेज 17 पे जाएं। क्या ज़हन में रख के बनाना है चेंज? चेंज ऑफ सरप्लस कहाँ से मिलेगा हमें? सरप्लस का लेजर ज़हन में रखना है और स्टेटमेंट बना देनी है। ज़हन में रखने को मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हमने बनाया नहीं हुआ है। जरा वापस लेजर्स में जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 के। सरप्लस का लेजर रिक्वायर्ड नहीं था इसलिए बनाया नहीं है, ऐसे ही सर। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हम बड़े हो गए हैं, ट्राई करते हैं लेजर्स देख के बिल्डिंग के सरप्लस का लेजर कैसे बना होगा, रादर देन के लेजर बनाए स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सब रेडी हैं सर? ये पूरी बात अगर सुन लेंगे तो अच्छा। जरा वंस अगेन कंपैरेटिव फिगर्स रिक्वायर्ड है, तो कंपैरेटिव मींस 2016 और 15 का डाटा देना है। मेरी सजेशन यही है कि पहले देखा करें, बिल्डिंग का लेजर सामने रखें जरा, इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। कौन सा लेजर आप जहन में मेरे साथ बनाने लगे हैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस 2015 में जाए जरा। 2015 में किस डेट पे सरप्लस आया था? डबल एंट्री बताएं। तो 2015 के एंगल से सोचो तो 28.5 ब्रॉड डाउन में लिखूं या साल के शुरू में आया है?
14 से 15 में आया था या 15 के स्टार्ट पे आया है, तो इसका मतलब 15 का ब्रॉड डाउन नहीं था। डैश डैश लिखा यार, ओपनिंग सरप्लस। क्या कोई सरप्लस फॉर द ईयर है? ये जो 28.5 आपने बोला है, 28.5 ये फॉर द ईयर आया है। अब यहाँ स्टेटमेंट जब मैं बना रहा हूँ तो डबल एंट्रीज वाले रेफरेंसेस शायद नहीं लिख रहा, वरना इसकी एंट्री क्या है? बिल्डिंग डेबिट है, सरप्लस क्रेडिट है, तो फॉर द ईयर सरप्लस, सरप्लस फॉर द ईयर। पॉजिटिव लिखो इसे, ये नेगेटिव, ये सरप्लस से बढ़ा है, क्रेडिट होके बढ़ गया। देन जरा वैसे कुछ सोचना पड़ना है क्योंकि लेजर नहीं बना हुआ है। क्या इस साल कोई ट्रांसफर हुआ होगा? ट्रांसफर ऑफ सरप्लस कैसे हुआ होगा? 28.5 डिवाइड बाय 19 कैसे यार? अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे रिमेनिंग लाइफ गिननी नहीं है साल, इवैल्यूएशन पे वापसी हो गई है। आंसर क्या आया है? डबल एंट्री बोले, सरप्लस डेबिट हो रहा है, लेस हो रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी है। देन 2015 में कुछ और नहीं, 27 मिलियन क्लोजिंग सरप्लस बन गया है। पेशेंस, क्या ये 27 मिलियन 2016 में ब्रॉड डाउन बनेगा? दोबारा बिल्डिंग का लेजर देखें, फिर 2016 में क्या हुआ? लॉस आया, कितना सरप्लस से एडजस्ट हुआ? डबल एंट्री बोले, सरप्लस डेबिट, लॉस डेबिट, एसेट क्रेडिट। ये कौन सा लेजर बन रहा है? सरप्लस का। सिर्फ 27 आएगा फॉर द ईयर, लेकिन ये नेगेटिव आएगा। बाकी 27 कहाँ गया? वो लॉस की बहस में चला गया, उसका यहाँ कोई काम नहीं है। फिर जब सरप्लस ही खत्म हो गया तो ट्रांसफर बेचारा क्या होना है, और क्लोजिंग जीरो बच जाएगा। क्या जहन में रख के क्या बन सकता है? सरप्लस का लेजर जहन में रख के चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस का ये डिस्क्लोजर बन सकता है। बन सकता है सर? लिखें सर। ना कर बेटा, ना कर यार, क्या हो गया? अभी तो आधी क्लास रहती है यार, इतनी नींद यार। जी सर। तो सर फिर ज्यादा आना जाए, ज्यादा आया हुआ है यार दानियाल। बेटा मेरी बात तो सुनिए यार, 54 आया हुआ है यार, जो आप कह रहे हो वो तो हो गया हुआ है, लेकिन सरप्लस में से नेट कितना होगा? जितना सरप्लस पड़ा है तो इधर तो इतना ही आएगा। आप एक और बात कर रहे हो जो अभी कर लेते हैं। अगर सरप्लस 27 है और लॉस 20 होता तो 20 इधर ही नेट होना था, फिर 7 बच जाना था, फिर 7 में ट्रांसफर भी होना था। मैं आ रहा हूँ, मैं दानियाल, आज इंशाल्लाह मैंने आना ही है। मुझे आपके जहन में क्वेश्चन 2 दिन से चल रहा है, वो मैं बताता हूँ। तो लॉस अगर ज्यादा फिर तो इशू नहीं है, जितना सरप्लस पड़ा होगा नेट हो जाएगा, बाकी प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। लेकिन अगर लॉस कम हो फिर अभी बात करते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर है जी? कंप्लीट करके बताना है जी प्लीज, कंप्लीट करके आपस में साथ वाले को ना बताया करें, मेरी भी हेल्प किया करें। जी नोटेड है सर। एक आखिरी सेंटेंस रह गया जी लिखने वाला, काफी लंबी सुबह हुई थी। दोबारा पेज 17 देखें, ये मैंने इंडिकेटिंग द चेंज तो बता दिया है। आखिर में पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम बैठ के काउंटिंग कर रहे हैं, एक क्या सेंटेंस लिख के बात खत्म करूं? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन लिखें जी। देयर इज restriction, there is a restriction on distribution of surplus as dividend to shareholders.